गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग अपने फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक मैथ्स में दो चैप्टर को हम लोगों ने डीपली पढ़ रखा है। एक था पॉलिनोमियल और दूसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक। दोनों को मैंने साथ करके पढ़ाया और टोटल 15 से 16 लेक्चर्स हुए थे। अब एक छोटी सी चीज़ मैथ्स में बची है, वर्ड प्रॉब्लम करना, जिसको हम लोग डील कर लेंगे, है ना। कभी भी फुर्सत मिलेगा या कुछ लगेगा तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के वर्ड प्रॉब्लम पे डाल दूंगा, ठीक है। उसको हम लोग करते रहेंगे साथ साथ और रेगुलर तौर पे हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मेरी बात को समझना बच्चों, बहुत गौर से, बहुत छोटी बातें हैं। देखो, मैथ्स कंपेरेबल टू फिजिक्स थोड़ा सा, देखो हम आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन एक्सेसिबल आसान है। मैथ्स को समझना, मैथ्स को बना लेना, ये थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पोर्शंस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में काउंट होता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स का बुखार होता है भैया, और फिजिक्स उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और सही बात है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग भी है, फिजिक्स में कोई दो राय नहीं है कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शंस भी होती है और उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए न्यूमेरिकल्स भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉम्बो पैक है ये मैथ्स का, है ना, मैथ्स के साथ इंक्लूडेड। चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे गलती कर देते हैं, जिसके वजह से समय पे जब फिजिक्स को रियल मायने में पढ़ना स्टार्ट किया जाता है तो उनकी कॉन्सेप्ट कमज़ोर होने लगती है और फिर उनका इंटरेस्ट लूज कर जाता है, ठीक। तो कुछ ऐसी छोटे छोटे डिस्क्लेमर्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसको अगर आप अपने जीवन में उतार लो तो आपको फिजिक्स नामक विषय में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ तुम पढ़ो, तुम फिजिक्स में या साइंस सब्जेक्ट में जो भी चीज़ पढ़ो, उसके पीछे का एक व्यू जानने की कोशिश करो। जैसे तुमने डेंसिटी पढ़ा तो डेंसिटी क्या है, क्यों है और इसका कैसे कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जब तक माइंड में ये इमेज बना के नहीं चलोगे ना, एक इमेज बनना चाहिए। फिजिक्स की खासियत यही है कि आपको उस टॉपिक के बारे में माइंड में एक इमेज सेट हो जाना चाहिए। अगर इमेज सेट हो जाता है फिजिक्स के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो समझ लो कि वो टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहली चीज, हर वो छोटी से छोटी बात को समझने की कोशिश करो जो कि तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है। किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है। उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए, हायर क्लासेस की चीजें पढ़नी पड़ जाए, हम पढ़ेंगे, लेकिन हम छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी चीज पढ़ो कोशिश करो कि उसको अपने डे टू डे लाइफ में देखने की कोशिश करो। बिकॉज फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब तक वो ऑब्जर्व नहीं होगा, फील नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। तो जो भी चीजें तुम देखो उसको फील करने की कोशिश करो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको देखो, उसको समझने की कोशिश करो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा इससे फिजिक्स। और आखिरी, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। इससे तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी बहुत अच्छे से होती है, ठीक। चलो, बाकी जो भी जानकारी है हम आपको बीच में बताते रहेंगे। अभी बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फिजिक्स की दुनिया में जुड़ जाओ, है ना। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिक्स का एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी कह सकते हो, ब्रॉड ब्रांच कह सकते हो। हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। किसको स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बालकों? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास चार्ज का कॉन्सेप्ट बिल्टअप रहेगा। किस चीज का? चार्ज का। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए चार्ज की कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? तो हम लोग जो अपना सबसे पहला पार्ट
इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो सबसे पहला पार्ट होगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कुछ पार्ट में करके पढ़ेंगे, 4 पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करेंट, फिर आगे की चीजें। तो इस तरह से करके पहला जो पार्ट होगा ना बच्चों, वो पार्ट आपका थंबनेल भी आप देखे ही होंगे, वो है कॉन्सेप्ट एंड हमने इसका नाम रखा है वर्ल्ड ऑफ चार्ज। देखो, कॉन्सेप्ट एंड वर्ल्ड ऑफ चार्ज। एक बात बताओ, आपको इस दीवार के बारे में कोई जानकारी चाहिए, जो वॉल हमने घर में बनाया है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए कि मजबूत है कि क्या है, कैसे है। तो उसके छोटे छोटे ब्रिक्स को अगर आप स्टडी कर लो तो उस पूरे वॉल की स्टडी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपने आप पे एक मजबूत कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो चार्ज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए हमारा पहला जो पार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो कॉन्सेप्ट एंड वर्ल्ड ऑफ चार्ज को कंसिस्ट करेगा। किसको कंसिस्ट करेगा? कॉन्सेप्ट एंड वर्ल्ड ऑफ चार्ज। मतलब हम लोग इसमें सीखेंगे कि चार्ज कब से एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पहले चार्ज को किसने ऑब्जर्व किया और कैसे ऑब्जर्व किया। क्या जब उसने उस चीज को ऑब्जर्व किया उसी वक्त उसका नाम चार्ज हो गया, या उसका नाम चार्ज पड़ा तो चार्ज कैसे नाम पड़ा, किसने दिया। उसके बाद चार्ज क्या है क्या आखिर चार्ज, जिसको लेके इतनी बड़ी ब्रांच खड़ी हो चुकी है। 40% फिजिक्स भैया मेरे इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड पड़ जाता है। क्या बात है, कौन सी ऐसी चीज है, चार्ज आखिर है क्या जो इतना बड़ा ब्रांच खड़ा हो गया। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। उसके बाद हम चार्ज की प्रॉपर्टी सीखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो चार्ज फॉलो करता है, और अगर यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो क्यों करता है। चार्ज को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, किसने नाम दिया, और पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों दिया गया, है ना। समझ रहे हो ना बात को। तो ये सारी छोटी छोटी बातें चार्ज के बारे में हम लोग एक एक करके इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जब वो पूरी बातें कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको लेके चलूंगा पार्ट 2 पे, जो होगा करंट का पोर्शन, जिसमें हम करंट के बारे में सीखेंगे। और ऐसे ही करते करते हमारा धीरे धीरे पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, ठीक। तो मैं ज्यादा कुछ देर नहीं लगा रहा हूं, ज्यादा कुछ समय नहीं खींचता हूं, और बिना टाइम खींचे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्लास, जो बेसिकली क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट एंड वर्ल्ड ऑफ चार्ज। एकदम ध्यान से देखो बच्चों, होता क्या है कि कोई भी चीज पढ़ने का जो सही ढंग है वो क्या है कि पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ो और तब उसके बारे में जानो। लेकिन हम यहां पे थोड़ा सा उल्टा करेंगे, हम सबसे पहले चार्ज क्या होता है इसको जानेंगे, और जब ये समझ हमारे दिमाग में आ जाएगा ना, तब हम इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे कि चार्ज को कैसे खोजा गया था, चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं, ये सब पे जाएंगे, ठीक है। तो आज का सिंपल सा टॉपिक समझ लो, आज का टॉपिक है कि चार्ज क्या है। बस इतना समझना है कि व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। बस यही आज का छोटा मोटा टॉपिक है, उसी को हम लोग देख के आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर हम लोग बात करते हैं, एकदम ध्यान से देखो बच्चों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बातें सुनने से नहीं होगी। मैथ्स नहीं है कि यहाँ क्वेश्चन बनाओगे, यहाँ हर एक पॉइंट, ये नोट्स लिखवा रहा हूं मैं, एक एक नोट्स आपके दिमाग में होना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। हालांकि नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि कुछ छूट छाट गया तो तुम वहां से मेंटेन कर लो, लेकिन उसके बावजूद आपको इस पे कमांड करना है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो चार्ज जो है ना बच्चों, चार्ज सबसे पहले कॉइंड किया गया एक अमेरिकन, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, लिख सकते हैं द वेरी फर्स्ट टर्म चार्ज इज कॉइंड बाय कहने का मतलब है प्रोनाउंस करना। सबसे पहले कॉइंड बाय किसके द्वारा हुआ था, द वेरी फर्स्ट टर्म चार्ज इज कॉइंड बाय विलियम गिलबर्ट। सबसे पहले
चार्ज को बताने वाले जो फिजिसिस्ट थे या जो साइंटिस्ट कह सकते हो वो कौन थे? वो विलियम गिलबर्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले चार्ज को बताया था। ऐसा कुछ नहीं था, असल में डिस्क्रिप्टिव स्टडी माने चार्ज को थ्योरी से कनेक्ट करने वाले इंसान यही थे। चार्ज तो लगभग 600 बीसी में ही ऑब्जर्व हो गया था, 600 बीसी में ही ग्रीक में ऑब्जर्व हो गया था, लेकिन सही मायने में उसको कंक्लूड करने वाले, उसका स्टडी करने वाले कौन थे? विलियम गिलबर्ट। तो सबसे पहले चार्ज को किसने कॉइन किया? चार्ज शब्द किसने दिया? विलियम गिलबर्ट ने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा चार्ज के बारे में? इन्होंने कहा कि भैया हमारा जो चार्ज होता है ना, हम क्या कहेंगे चार्ज को? तो उन्होंने कहा चार्ज इज समथिंग, समझो मेरी बात को, चार्ज इज समथिंग। चार्ज क्या है? चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय, चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड, चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटीरियल ऑब्जेक्ट। समझना मेरी बातों को बच्चों, चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटीरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट पॉसिबल, दैट मेक्स इट पॉसिबल, दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू exert electrical forces, exert electrical forces and to respond to electrical forces। चलो अब जरा इसको बढ़िया समझते हैं। देखो हुआ क्या कि जब तक चार्ज की बात नहीं होती थी, जब तक चार्ज हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, तब हमारे पास एक नॉन कांटेक्ट फोर्स था। हमारे पास एक नॉन कांटेक्ट फोर्स पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, और वो नॉन कांटेक्ट फोर्स था कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कौन सा फोर्स था बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? सही बात है, अगर चार्ज नहीं थी तो मेरे पास एक ही फोर्स था जो नॉन कांटेक्ट फोर्स था, और वो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या कहानी थी सर? कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इनके बीच में दूरी है r, तो इनके बीच में एक स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप्ड होगा। समझना मेरी बात को, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो एक स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप्ड होगा जिसको देने का फॉर्मूला था Gm1m2/r², Gm1m2/r²। ये आप लोग पढ़े हो 9th क्लास में। तो ये जो फोर्स था वो अट्रैक्टिव फोर्स था, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में आता था। लेकिन जैसे ही चार्ज डेवलप्ड हुआ, जैसे ही चार्ज की कॉन्सेप्ट निकल के आई, तो विलियम गिलबर्ट साहब ने चार्ज को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि एक बॉडी ले लो, ठीक है, एक दूसरी बॉडी ले लो, इस दोनों बॉडी के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जरूर है, कुछ ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जरूर है जिसके वजह से ये एक नए टाइप के फोर्स को, एक न्यू टाइप के फोर्स को बर्थ देते हैं, यानी जन्म देते हैं। और वो नया टाइप का जो फोर्स है उसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो समझ में आई बात कि अच्छा, मास जो था वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जन्म देता था। इस मास के अलावा भी हमारे पास कुछ न कुछ तो है, हमारे पार्टिकल के पास कुछ न कुछ तो है जिसके वजह से ये एक नए प्रकार के फोर्स को क्या कर रहे हैं? जन्म दे रहे हैं। और वो नया प्रकार का फोर्स क्या था? वो नए प्रकार का फोर्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स ही होता है। समझ लो बात को, क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स ही होता है।
तो विलियम गिलबर्ट साहब ने बताया कि किसी भी मैटर के पास मैटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर के पास कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से वो एक नए प्रकार के फोर्स को जन्म देते हैं या उस नए प्रकार के फोर्स के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं और उसी कुछ को, उसी समथिंग को कहा गया कि वो क्या है, वो चार्ज है। तो अब देखो, अब बात आती है सर कैसे पता चला, विलियम गिलबर्ट साहब को कैसे पता चला कि हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से वो नए प्रकार के क्या करते हैं, नए प्रकार के फोर्स को जन्म देते हैं। तो समझना मेरी बातों को, भैया एक ग्रेविटी के फोर्स पे काम चल रहा था, न्यूटन साहब ने ये ग्रेविटेशन का लॉ दिया था और ये सब बातें हो चुकी थी। तो विलियम गिलबर्ट साहब ने क्या किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स पे ग्रेविटी को लगाना स्टार्ट किया। ये 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने ले लिया और दोनों इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। इलेक्ट्रॉन की भी मास कुछ रही होगी, एम रख लो, कुछ मास रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट किया तो इनको मिला G का स्क्वायर बाई R², ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स इनको मिल गया। अब आप जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर का होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब इन्होंने क्या किया कि देखे कि यार ये अट्रैक्टिव नेचर का है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं किया, ये एक दूसरे से क्या हो गया, दूर भाग गया। अब तुम खुद सोचो, अभी तक के कॉन्सेप्ट में आपने ये पढ़ा है कि दो चीज जिसके पास मास है अगर उसको एक पास रखते हैं तो ग्रेविटेशनल लॉ के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो एक दूसरे में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब मान लो ये अट्रैक्ट नहीं होता है तो हम कहते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन बहुत कम है, ये अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा बिकॉज फोर्स बहुत वीक है। लेकिन अगर ये अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल हो जाए तो आपको तो दिमाग में एक बात आएगी, लेकिन ये कैसे हो गया, बिना कोई फोर्स लगाए तो मोशन हो नहीं सकता है और ये रिपल्सन मोशन हुआ है तो ग्रेविटेशन तो फोर्स लगाया नहीं होगा बिकॉज ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन मूवमेंट हो गया और रिपल्सन मूवमेंट ग्रेविटेशन फोर्स कर नहीं सकता है तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉनवा के पास तो है। अब क्या है इसके पीछे, विलियम गिलबर्ट पीछा पड़ गए पूरा, और बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैं बताऊंगा तुम लोग को। मैंने बोला पहले चार्ज जान लेते हैं उसके बाद हम हिस्ट्री पे जाएंगे। तो बहुत बड़ी, फिर धीरे धीरे खूब मेहनत की और तब जाके उन्होंने बोला कि हर ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन होता है और अगर हर ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो एक नए टाइप के फोर्स को जन्म देता है। उस नए टाइप के फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, और या तो इस फोर्स को जन्म देगा और उसके साथ साथ इस फोर्स पर रिस्पॉन्ड भी करेगा, और वही समथिंग को क्या कहा गया, चार्ज, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज चार्ज, तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करिएगा चार्ज के कॉन्सेप्ट को, कि द टर्म चार्ज इज वेरी फर्स्ट कॉइन्ड बाय अ फिजिसिस्ट और अ साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट। अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, चार्ज इज समथिंग possessed by material object. Charge is something possessed by material object that makes it possible to exert electrical forces and to respond to electrical forces. चार्ज कुछ ऐसा है जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है या इलेक्ट्रिकल फोर्स के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। आ रही है बात समझ में? तो प्लीज पॉज करो और इस चीज को उतारो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाक से उतारिए तो बिना लेट किए बच्चों।
अच्छा, विलियम गिलबर्ट को कैसे पता चला? तो उन्होंने, हम बताएंगे इस पे और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स का ट्रायल कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में अट्रैक्ट होने के बजाय एक दूसरे से रिपेल कर गए, जो कि बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी था। और वहां से उन्होंने जब डीप में जाना स्टार्ट किया, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि जरूर कुछ ऐसा है जो क्या करता है, एक नए फोर्स को जन्म देता है। तो यहां से एक और डेफिनेशन आता है कि इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी। समझना मेरी बात को, द चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ, द चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ, असल में किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन which gives rise to a new kind of non-contact force called electrical force। ठीक है, समझ में आया बात? क्या बोला मैंने कि अनदर वर्ड में एक अलग तरीके से हम चार्ज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चार्ज वो एडिशनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का जिसके वजह से एक नए प्रकार की फोर्स जनरेट होती है, राइज होती है, और उस नए प्रकार के फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स कहा जाता है। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी जिसके वजह से एक नए प्रकार की फोर्स डेवलप होती है, और उस नए प्रकार के फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो जहां तक हमें लगता है चीजें एकदम साफ सुथरी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। कहा गया कि भैया चार्ज को डिनोट किस चीज से करें, तो पता चला कि चार्ज इज डिनोटेड बाय, चार्ज किससे डिनोट होता है, क्यू से, या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से। तो कभी भी अगर आपको चार्ज को डिनोट करना है तो या तो आप कैपिटल क्यू का प्रयोग कर सकते हैं या आप स्मॉल क्यू का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, दूसरी बात क्या पता चली, इसका एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब, है ना। इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब है, और इसको लिखा जाता है कैपिटल सी से। असल में इलेक्ट्रिकल फोर्स पे जो सबसे बड़ा योगदान था वो कूलम्ब साहब का था। कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम को इज्जत देने के लिए या उनको हमेशा याद रखने के लिए हमने चार्ज के एसआई यूनिट को कूलम्ब का नाम दे दिया, और तब से हमारा चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब है। ठीक है, चलो तो अभी तक जितना पढ़े उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सर आपने बोला कि भाई हिस्ट्री उस्ट्री हम सब बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि चार्ज होता क्या है। तो हमने क्या सीखा कि भैया विलियम गिलबर्ट साहब थे, एक विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले चार्ज शब्द को कॉइन किया था। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की या इलेक्ट्रॉन की वो एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से एक नए टाइप का फोर्स क्रिएट होता है, और उस नए टाइप के फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, चाहे वो कैपिटल क्यू हो चाहे वो स्मॉल क्यू हो, दोनों चलता है। चार्ज की एसआई यूनिट एक महान साइंटिस्ट कूलम्ब के नाम पे रखा गया, और उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसकी एसआई यूनिट है कूलम्ब। आ रही है बात समझ में? तो फट से इसको उतारो, उसके बाद थोड़ा डीप में चलते हैं। चलो उतारो, जल्दी जल्दी उतारो, है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी करिए। आइए अब जरा हम लोग बात करने वाले हैं एक कूलम्ब के बारे में, कि आखिर एक कूलम्ब क्या है ना, किसको हम लोग 1 कूलम्ब कहेंगे, है ना, समझना। देखिए कहता है कि किस चीज को डिफाइन करने वाले हैं सर जी, हम लोग 1 कूलम्ब की बात हम लोग करने वाले हैं,
कि 1 कूलम क्या है, किसको कहा जाएगा 1 कूलम। ठीक, तो समझना मेरी बात, एकदम ध्यान समझना। कहा गया 1 कूलम इज that amount of charge, is that amount of charge which when placed in vacuum at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter from an equal and similar property of charge। सुना ध्यान से, 1 coulomb is that amount of charge which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar property of charge produces a force of 9 into 10 पे पावर 9 न्यूटन। अब समझ जाओ एकदम ध्यान से, एकदम आराम समझो कि 1 कूलम को कैसे डिफाइन किया गया। कोई तुमसे पूछ देगा 1 कूलम चार्ज का मतलब बताओ, आपके बोर्ड में दे देगा डिफाइन 1 कूलम, कैसे डिफाइन करोगे, समझना मेरी बात को। कहा गया कि एक चार्ज ले लीजिए, ये है Q अमाउंट का चार्ज। अभी आपको नहीं पता है 1 कूलम क्या, हम सिंपल बात कर रहे हैं, ये Q अमाउंट का चार्ज है और यहां पे भी एक Q अमाउंट का चार्ज ले लिया गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया गया 1 मीटर। ठीक, तो इनके बीच ये भी Q था, ये भी Q था, अगर इनके बीच एक फोर्स डेवलप्ड हो और वो इलेक्ट्रिकल, असल में फोर्स ना कहो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप हो, अगर वो इलेक्ट्रिकल फोर्स 9 into 10 पे पावर 9 न्यूटन का इलेक्ट्रिकल फोर्स, एकदम बात को समझना, यहां पे एक चार्ज रखा गया, यहां पे एक चार्ज रखा गया, दोनों चार्ज सेम थे, इनके बीच का डिस्टेंस याद रखिएगा हमेशा 1 मीटर होना है। क्या होना है, 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना है, 1 मीटर होना है। तो इन्होंने बोला कि अगर दो एक जैसे चार्ज 1 मीटर के दूरी पर रखे गए और इनके बीच 9 into 10 पे पावर 9 न्यूटन का फोर्स डेवलप्ड हो गया, तो इस चार्ज को कहा जाएगा कि ये चार्ज 1 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का। अब बच्चों को तो ये बड़ा अच्छे समझ में आ जाता है कि अच्छा सर, 1 कूलम उतना चार्ज है जिसके वजह से, 1 कूलम उतना चार्ज है जिसके वजह से 1 मीटर के दूरी पे रखे गए सेम अमाउंट के चार्ज पे इतना ज्यादा फोर्स डेवलप्ड हो। लेकिन सर यही क्यों, 9 into 10 पे पावर 9 न्यूटन का है लिया गया, कोई और वैल्यू का नहीं, मतलब इतना ऐसा 9 into 10 पे पावर 9, वाओ, ऐसा सोच के लिया गया? जी नहीं, हुआ क्या था, समझना मेरी बात को। अब मैं तुम लोग को यहां पे थोड़ा सा डील करूंगा कूलम्स लॉ के बारे में, समझो मेरी बात को, तुम ध्यान से समझना। ठीक, मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कूलम्ब के लॉ के बारे में। भाई आपको पता है कि कूलम्ब एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, 2 चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q1 एंड Q2, है ना, एट अ सेपरेशन ऑफ R के सेपरेशन पे, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आना है, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिकल फोर्स आ गया Fe, और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के। इन्होंने क्या लॉ दिया कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मैं लिखवाऊंगा अभी, इसके बाद वो लिख देंगे हम लोग, तो अभी समझ लो। कूलम्ब साहब ने कहा, कूलम्स का लॉ कहा कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स Q1 into Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि यही इलेक्ट्रिकल फोर्स उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कैसे है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ द मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सेम वही चीज है।
चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब इन दोनों को जब कंबाइन किया गया तो हमारे पास आया Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मेरे बालक एक कांस्टेंट लाया गया K, और उस कहां हो गया Q1 Q2 बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। और इस K की वैल्यू बताई गई 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन। कहां पे, तो ध्यान रखना वैक्यूम में। अगर वैक्यूम नहीं होगा, कोई और मीडियम आ जाएगा तो K बदल जाएगा। कैसे बदलता है कैसे नहीं बदलता है वो एक्स फैक्टर के सीरीज में देखा जाएगा, लेकिन हाँ ये K जब तक वैक्यूम है तब तक क्या रहेगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन। अब तुम खुद सोचो कि अगर मेरे को यहां पे Q को 1 कूलम रखना है तो अगर हम डिस्टेंस 1 करें और चार्ज को भी 1 कर दें, ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस भी 1 कर दिया और चार्ज भी 1 कर दिया, तो हमारा जो Fe है वो K के बराबर आ जाएगा। यानी वो फोर्स 9 इंटू 10 पे पावर, अच्छा इसका K का न्यूटन नहीं होता है, असल में K का होता है ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, वो अलग बात है, उसको हम लोग बाद में देखा जाएगा। ठीक, तो देखो Fe किसके बराबर आ जाएगा, K के। ये फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, K के। लेकिन ये फोर्स K के बराबर कब आया, जब आपने डिस्टेंस को 1 किया और साथ साथ Q1 Q2 को भी 1 कर दिया, एंड तब यहां से निकल के आया, अच्छा अगर 1 कूलम रखेंगे 1 मीटर के दूरी पे तो इतना फोर्स डेवलप्ड हो जाएगा। समझ गए बात को, तो यहां से डेफिनेशन को चुरा के डाला गया है। ठीक, अब बताओ, तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 कूलम, तो क्या बोलोगे, 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, शब्द मत छोड़िएगा, विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन। मतलब 1 कूलम वो चार्ज है जिसको अगर 1 मीटर के दूरी पे रखा जाए तो वो 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन का फोर्स डेवलप करता है। समझ गए बात को, तो इसको कूलम्स लॉ को अभी मत उतारो, या उतार लो साइड में रफ करके उतार लो, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी इसको उतारो, 1 कूलम को उतारो, नोट्स में 1 कूलम को उतारिए। चलिए फटाक से करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए बच्चों। चलो बताओ, तो अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन सी 2 बातें अच्छे से सीख ली। जहां तक मुझे लगता है आपको पता चल गया चार्ज क्या होता है, और दूसरी चीज आपको यह भी पता चल गया कि सर जी 1 कूलम क्या होता है। 2 बातें आपको पता चली, चार्ज क्या होता है, 1 कूलम क्या होता है, और ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम, है ना। चलो थोड़ी सी और बातों पे हम लोग गौर करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कहा गया है द CGS यूनिट ऑफ, पढ़े हो ना, यूनिट 3-4 टाइप के होते हैं, नहीं, ऐसा यूनिट, MKS यूनिट, CGS यूनिट, है ना। तो द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं इसको, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है E.S.U, है ना। ये क्या होता है, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं स्टैट कूलम, है ना। तो जैसे SI यूनिट होता है कूलम, उसी तरीके से चार्ज का CGS यूनिट होता है क्या, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको ESU कहते हैं, या फिर आप इसको स्टैट कूलम भी कह सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो याद रखना SI यूनिट कूलम, CGS यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है, 1 ESU होता है। इसके बारे में एक और जानकारी दे दें, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की वैल्यू को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है 1 फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, 1 फ्रैंकलिन। तो 1
ESU को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एक फ्रैंकलिन कहा जाता है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 फ्रैंकलिन हो जाएगी। उसी तरीके से कुछ और पॉइंट हम लोग जाने, ठीक है। जैसे देखो, इसमें एक और यूनिट होता है चार्ज का, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। वी हैव 1 मोर यूनिट ऑफ चार्ज, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको कहा जाता है EMU, है ना। समझना मेरी बात को, EMU। अब देखो क्या होता है, 1 EMU के बराबर होता है 3 × 10 पे पावर 10 ESU, और ये बराबर होता है कितने कूलम के, 10 कूलम के। ये एक कन्वर्जन यूनिट है बच्चों, इसको एकदम दिमाग में याद रखना, MCQ बन सकता है। ये छोटे छोटे बात है, फैक्ट्स हैं ये सब, है ना। तो ये फैक्ट्स याद रखना, जो समझना कुछ नहीं है। क्या है बताओ, चलो बताओ, चार्ज की CGS यूनिट क्या होती है, स्टैट कूलम। इसको क्या कहते हैं, ESU कहते हैं। एक ESU को 1 फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। हमारे पास एक और यूनिट है चार्ज का, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी EMU कहते हैं। एक EMU की वैल्यू 3 × 10 पे पावर 10 ESUs होती है, जो कि 10 कूलम के बराबर, यानी एक EMU कितने कूलम के बराबर हो गया, 10 कूलम के बराबर हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये छोटा सा कन्वर्जन यूनिट है, ये आपको काम आएगा। तो पहले इसको उतारो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाक से इसको उतारिए। बाबू जो नोट्स लिखवा रहे हैं बढ़िया से लिखो, कहीं मिलेगा नहीं तुमको ये सब अपने बुक्स में। ये सब बहुत अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके और कहाँ से इसको खोज के आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया फाउंडेशन बैच के लिए, है ना। तो इसको बढ़िया से ध्यान से देखो। चलो अब आते हैं एक छोटे से और कॉन्सेप्ट पे। ठीक, हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज की यूनिट देख ली, एक कूलम क्या होता है हमने उसको देख लिया, है ना। अब हम लोग आएंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे। क्या है छोटा सा कॉन्सेप्ट सर? कहता है कि एज वी नो, समझना मेरी बात को, एज वी नो देयर आर 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात जानते हो, ये बात तो आप जानते हैं। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज को कंट्रीब्यूट करेंगे? समझ रहे हो बात को? क्या कहा गया कि 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करेंगे? तो इसको कैसे बनाएंगे, और ये एक रिजल्ट के तौर पे आपको याद रखना है, ये रिजल्ट ही है ना। चलो देखो कैसे पढ़ोगे इसको। चलो बताओ क्या लिखोगे सर, समझना बात को। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहां से 1 कूलम की वैल्यू हो गई 1/1.6 × 10 पे पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब तुम खुद समझो कि इस 10 पे पावर 19 को ऊपर लेके जाया जा सकता है और 1.6 इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 कूलम में। यहां से 1 कूलम में आ गया 10 × 10 पे पावर 19 अपॉन 1.6, जो कटेगा 6.25 में, है ना। तो यहां से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरे पास आ गया। यहां पे 18 करो, एक रिजल्ट आ गया। क्या कि 1 कूलम चार्ज के लिए 6.25 × 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अब तुम खुद सोचो कि 1 कूलम अगर आपको चार्ज डेवलप करना है तो आपको 6.25 × 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बताओ, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना ये इंटर कन्वर्टेबल बहुत जरूरी है। क्या भैया कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं
हैं तो 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया। और निकाले कैसे हम लोग, सिंपल फॉर्मूला यूज करके हमने निकाल लिया। बोलो कोई दिक्कत है? तो चलो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम और एक कूलम में 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कहीं कोई यहां तक में कुछ भी दिक्कत एकदम नहीं है। चलो तो बच्चों, आज का क्लास मैंने जानबूझ के छोटा ही रखा है। बस 2 चीजें मैंने तुमको सिखाई है, बस 2 चीजें और कुछ नहीं। क्या सिखाया मैंने? चार्ज क्या होता है, क्या होता है चार्ज, बताओ मेरे को क्या होता है चार्ज। सर चार्ज एक ऐसी एडिशनल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसके वजह से वो मटेरियल एक नए प्रकार के फोर्स को जनरेट करता है। वो नया प्रकार का फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स कहलाता है। ठीक है, चार्ज शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गिलबर्ट साहब ने किया था। उसके बाद चार्ज की एसआई यूनिट एक महान साइंटिस्ट कूलम साहब के नाम पे कूलम रख दी गई। इसका सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को एक फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। इसका एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू। एक ईएमयू का मतलब 3 गुने 10 पे पावर 10 ESU होता है और इसका मतलब 10 कूलम होता है। ठीक, उसके बाद हम क्या बताएं, एक कूलम चार्ज का मतलब एक कूलम वो चार्ज है जिसके वजह से सिमिलर चार्ज पे 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो। और सबसे आखिरी में, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 कूलम का चार्ज है तो एक कूलम पे 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस आज के लिए इतना काफी, कुछ एक्स्ट्रा मत, घर पे जाके कोई किताब फिताब अभी मत पढ़ना, जब बोलेंगे तब पढ़ना। बस इतने चीजों को अच्छे से समझ गए होगे, बस इसको इतना समझ लो। इसका खूब बढ़िया नोट्स उतार लो, खूब अच्छे से नोट्स उतार लो, है ना। हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, गूगल ड्राइव से आप उतार भी सकते हैं मेरा हैंड रिटेन नोट। ठीक, लेकिन आप खुद से भी उतारो। मैं कहूंगा अपने से बनाई गई नोट्स बेस्ट होती है, तो तुम मेरी बातों को उतार लो पहले खूब बढ़िया अपने हाथ से, ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हो बात को? कल हम लोग पढ़ने वाले हैं अनदर टॉपिक, इसी पार्ट का दूसरा पार्ट 1 का ए है आज, पार्ट 1 का बी होगा कल हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज की प्रॉपर्टी। कुल 5 प्रॉपर्टी से 6 प्रॉपर्टी, मेजर 5-6 प्रॉपर्टी है चार्ज का। जब खूब बढ़िया से उसको डील करना है, एक एक प्रॉपर्टी को एकदम आराम से समझते चलना है। जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ जाओगे तो हम बताएंगे कूलम्स लॉ। ठीक, और जब कूलम्स लॉ पढ़ जाओगे तब हम लोग जाएंगे इसके हिस्ट्री पे कि आखिर चार्ज आया कहां से, चार्ज को कैसे बनाते हैं, क्या चार्ज क्रिएट हो सकता है, क्या चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है, कि रब करने से चार्ज होता है, कि इंडक्शन मेथड से चार्ज होता है, क्या है, कैसी बातें हैं, वो कूलम्स लॉ के बाद। और जब वो हिस्ट्री पढ़ लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तब हम लोग चार्ज के कॉन्सेप्ट को बंद करेंगे और करंट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो बात को? आई होप आपको आज का फिजिक्स का लेक्चर अच्छा लगा हो। मैक्सिमम लोगों को लेक्चर से जोड़ो, मैक्सिमम लोगों को चैनल से जोड़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।